अमेरिका कहाँ कहाँ नाकाम हुआ है, इजराइल कहाँ कहाँ नाकाम हुआ है। कि एक्चुअली कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढो, वरना ये जंग में कोई अभी कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। क्या कुछ है ये सऊदी अरब के अंदर, क्या क्या हो रहा है? सऊदी अरब जो है वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी चाहता है कि ये जंग में, खास करके यमन वाली जंग में, डायरेक्टली अमेरिका उसके साथ उतरे यमन पे हमला करने के लिए। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक बार फिर जनाब फिरोज मीठी बोरवाला साहब से। वो बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं इस पूरी जंग पर, अमेरिका की सियासत पर, कहां कहां क्या क्या हो रहा है इस पूरे इलाके में और इसका क्या मतलब है। अमेरिका अपनी हार क्यों नहीं मान रहा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ है, अभी नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं, मुलाकात होगी ट्रंप से, कहा जा रहा है कि ईरान सबसे एजेंडे पर टॉप है। क्या क्या होने वाला है उधर यमन और सऊदी अरब के दरमियान, उधर इराक और सऊदी अरब के दरमियान भी कुछ बताया जा रहा है। क्या कुछ है, फॉल्स फ्लैग हमले भी हो रहे हैं, असली हमले भी हो रहे हैं। ईरान अपनी जगह डटा हुआ है। उधर इजराइल अब ईरान के खिलाफ उतनी सख्त जबान इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हाँ, टॉप एजेंडा जो है वो ईरान है। और साथ साथ टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर यह दी है कि नेतन्याहू सीक्रेटली, बहुत ही खुफिया तरीके से निकले हैं। ईरान का डर उन्हें भी सता रहा है, कहीं हवाई जहाज पर हमला ना हो जाए। अभी 2 दिन पहले वो खबर आई थी कि ट्रंप जब वापस गए थे तुर्की से, तब भी उन्होंने हवाई जहाज बदला था। आखिर इन लीडर्स में इतना खौफ क्यों है, ये सब हम समझेंगे। ये समझेंगे कि इस 150 दिन की जंग, जो आज 150 दिन हो रहे हैं, इसमें अमेरिका कहाँ कहाँ नाकाम हुआ है, इजराइल कहाँ कहाँ नाकाम हुआ है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपका एनालिसिस, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही खास होती है। क्या कुछ देख रहे हैं अभी, क्या हालात हैं ये 150 दिन की जंग? और ईरान में बिलबोर्ड बड़े बड़े लगे हुए हैं जिसमें ट्रंप के गले पर बहुत से हाथ हैं और कह रहे हैं कि अब बगैर सजा दिए नहीं छोड़ेंगे। क्या इसी से खौफ है, क्या लग रहा है? ये 150 दिन हो रहे। 28 फरवरी 2026 को जो जंग शुरू हुई, ईरान पे जो हमला इजराइल और अमेरिका ने जो किया, उसके बाद 40 दिन का एक दौर रहा, सीजफायर हुआ, फिर वापस बातचीत चलती रही, जिसमें बातचीत में भी बहुत बड़ा बिट्रेल हुआ था। और फिर अभी ये 12 दिन, और मतलब अभी ये कुछ 14-15 दिन हो रहे हैं और ये पूरी परिस्थिति है। तो दिखता है कि ट्रंप के लिए बहुत परेशानी हो चुकी है। अमेरिकन मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही, डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढो, वरना ये जंग में कोई अभी कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके पूरे कैलकुलेशन इसमें फेल हुए। और इसमें कुछ चंद बातें कर लो। ये जंग क्यों थोड़ा यूनिक है, ये पहली बार है 100 साल में जब दोनों पार्टी एक साथ नहीं है ये जंग में। क्योंकि जब जब भी जंगें होती है तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का आपस में फैसला हो ही जाता है और फिर ये जाके जंग करते हैं। ठीक है, मगर ये दोनों पार्टी इस बार इस जंग में साथ में नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि यूरोप और नेटो भी, वेस्टर्न यूरोप और नेटो भी ट्रंप के साथ इसमें नहीं है। और तीसरा फैक्टर ये भी मैं देख रहा हूं कि इजराइल खुद डर डर के जंग में है, क्योंकि इस बार इजराइल, जो उसकी आदत है कि पहले वही हमला करता है फिर अमेरिका को घुसिट कर लाता है, या अमेरिका कर रहा है तो मैं भी आ जाता हूँ, मगर इजराइल इस जंग से बाहर रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है उससे। और चौथी बात है कि इस बार ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ट्रंप, उसने ये जंग को अमेरिकन जनता में एक समझ बनाने की कोशिश नहीं की। उसने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था कि भाई थोड़ा मोटा तो ईरान कट्टर है और न्यूक्लियर प्रोग्राम और वगैरह वगैरह करके जाओ अंदर, क्योंकि 2-4 दिन की बात थी। नेतन्याहू ने ऐसे इसको समझा दिया था कि ये तो बहुत ही छोटा काम अभी करना है, उसके पहले एक अपराइजिंग की कोशिश की थी। तो ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स है। मगर अभी अमेरिकन मीडिया में एक्चुअली क्या रहा है, अमेरिकन मीडिया में पूरा का पूरा है कि ये जंग में अभी फंस चुके हैं
और खास करके जहां तक इनकी बात है, रिपब्लिकन पार्टी, वहां तो और भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। ओके, तो जी, तो पॉइंट इज के ट्रम्प के लिए जो मसला है वो अभी एग्जिट स्ट्रेटेजी का आ चुका है। ओके, क्योंकि 26 जुलाई को सैटरडे को 25 जुलाई को एक पॉज के भाई रुको, ठीक है। उसके पहले बोला था कि मैं ईरान को नष्ट करूंगा, मगर सैटरडे के दिन से बॉम्बिंग कम होता है और ट्रम्प अभी रास्ता ढूंढ रहा था कि इसमें से कहां निकले। एक तो ये मतलब होता है, दूसरा मतलब ये भी होता है क्योंकि ईरान ने इतने बड़े पैमाने पे बेसिस को नष्ट कर दिया है गल्फ कंट्रीज में और फाइटर जेट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी ट्रम्प अपने फाइटर जेट्स वगैरह को भी यूरोप में प्लेस कर रहा है। और ब्रिटेन ने मान भी लिया कि मेरा एयरपोर्ट का यूज करो, बल्गेरिया भी मान लिया है, छोटे मोटे जो कंट्रीज है जिसको नेटो मैनेज करती है, तभी हमले वहां से होंगे। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है इंटरसेप्टर का है कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम पड़ रहे, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो कुछ कारण है, ये पॉज कुछ लॉन्ग टर्म चलेगा या कुछ वापस हफ्ते 10 दिन की बात है कि वापस ट्रम्प करेगा, वो देखता है। मगर वापस बोल रहा हूं कि नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन, 4 नवंबर मिड टर्म का इलेक्शन ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी बात आती है कि जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पीछे पीछे चल रही है उसका जरा देखेंगे। उसके साथ इस्माइल बागे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि वी विल नेवर अलाउ द यूएस टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ वॉर एंड पीस। मतलब ट्रम्प ही चाहे तब बंद करे, वो ही चाहे तब। तो बागाई बोल रहे कि बहुत कुछ हमारे हाथ में, हम लोग तय करेंगे और कि कब क्या करना, क्या बंद करना है। अभी ट्रम्प के लिए मसला क्या है और ये पूरे अमेरिकन मिलिट्री के लिए कि जहां से शुरुआत की थी 28 फरवरी को, उसी जगह पे आके खड़े। इनफैक्ट उससे बदतर पोजीशन है। मतलब मुंह खुला था दुनिया के लिए, कभी ईरान ने क्लेम नहीं किया, ईरान ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं किया, मगर आज बंद है और ईरान बोला हॉर्मुज मेरा है, और वो सही भी है, उसके किनारे पे ही है हॉर्मुज, उसका और ओमान का ही बनता है हक इंटरनेशनल कानून के हिसाब से। 12 नॉटिकल्स तुम्हारे होते हैं हर देश के इंटरनेशनल वाटर्स। और दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ईरान और ओमान जैसे पावर्स उसको देश इसको कंट्रोल करें ताकि इसमें फ्री फ्लो हो। इंपॉर्टेंट बात ये भी नोट करो, कभी कभी ट्रम्प ये बोल भी देता है कि हॉर्मुज से हमारा क्या लेना है भाई, तुम लोग संभालो, यूरोप को बोल रहा है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अरे तो तुम जाओ ना, ईरान संभालेगा, दुनिया को आना जाना रहेगा। ओके, तो हॉर्मुज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ईरान की ताकत हॉर्मुज में पहले से ज्यादा बन भी गई है। उसके साथ जिस सरकार को वीक करने गए थे वो सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। एक तो दिखा कि लीडर्स को मार मार के भी काम होता नहीं, क्योंकि यहाँ लंबी लाइन लगी है लीडर्स की, केपेबल है, हौसले वाले है, विजनरी है, बहुत पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे है, तो 50-100 लीडर को भी मार के काम होने वाला नहीं है। Okay? तो लीडरशिप की डेप्थ बहुत है, चाहे वो IRGC में हो, जो सिविलियन गवर्नमेंट उसमें हो, क्लर्जी में हो, ये सब में डेप्थ बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 4 करोड़ लोग से ज्यादा उतर आए सड़कों पे, और उनका प्रेशर है भी ईरान की सरकार के पे, जंग जारी रखो, बंद मत करो। मतलब पेजेशकियान और अरागची कभी तकलीफ में आ जाते हैं जब बातचीत की बात होती है, और सब कालीबाफ को बोलना पड़ता है कि डिप्लोमेसी और जंग ये दोनों हमारे तरीके हैं चीजों को हैंडल करने के लिए। मगर इतनी कमाल की बात है कि 47 ईयर्स ऑफ सैंक्शंस, इतना सब सहने के बाद भी यहाँ की जनता बोल रही कि जंग जारी रखो ताकि एक बार में ये अमेरिका का खात्मा इस इलाके में हो जाए। और उसके साथ ईरान की जनता अमेरिका की जनता के साथ है, उसमें वो वाली बात है। खलीफा सरकार का मामला है। तीसरी जो बात है, जहाँ तो न्यूक्लियर डील की बात है, वो बार बार ट्रम्प ने बोला मैंने ओब्लेटरेट कर दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। मगर भाई जो ट्रम्प ने इतनी बड़ी गलती की, नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती की कि जो 2015 में जो डील मिली थी, ओबामा ने जो की थी, और 2 साल बातचीत के बाद निकल गई थी, वो डील बन गई थी, वो आज ट्रम्प मांग रहा है कि भाई मेरे साथ बैठ करो। और ईरान ऐसे बैठ के बात नहीं करेगा। जो MOU में जो थे, जो 14 पॉइंट्स, उस पर अमल करो, फिर बात करेंगे। तो अभी तो बहुत टाइम है न्यूक्लियर एग्रीमेंट। और इसी के बीच में अमेरिका सऊदी के साथ बात कर रहा है न्यूक्लियर डील के लिए, जिसमें सऊदी न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा, तुम ईरान को नहीं अलाउ करेंगे, तुम 0% बोलोगे। तो ये हिपोक्रेसी तो दुनिया के सामने आ रही है। और सऊदी पे जो प्रेशर आया, तुम इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो,
उसके साथ तुमको न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगा, तो वो जो मैंने पढ़ा है सऊदी मना कर रहा है कि मैं अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करूंगा जब तक फिलिस्तीनी स्टेट नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी सब, क्योंकि अगर सऊदी ने वो साइन किया तो जो बचा कुचा उसकी इज्जत है मुस्लिम वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगा। तो सऊदी, इसलिए वो एक जगह पे यमन का दमन भी हो रहा है और उसके साथ ये अमेरिका के साथ निगोशिएशन भी हो रहे हैं। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट जो उसके साथ अब खाली हॉर्मुज का सवाल नहीं है, अभी ट्रंप ने तो और सऊदी ने बाबेल बंदर और रेड सी का भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। ओके, क्योंकि ये जो सैंक्शंस लगे, लोगों को समझ होगा, ये जो सैंक्शंस सऊदी ने डाले यमन पे वो 2014 से लगातार है, 12 साल वो सैंक्शंस हो गए। एक जगह पे 47 साल अमेरिका ने वो सैंक्शन डाला है ईरान पे, और यहाँ एक सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्री सऊदी जो मक्का मदीना जाए है वो यमन पे 12 साल से सैंक्शन डाले, जिसमें 5 लाख लोग यमन के जंग में मरे, 1 लाख बच्चे मरे, गरीबी है, बहुत रिसोर्स है यमन के पास, मगर वहां एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। सऊदी वापस जो साउथ में जो फोर्सेज है उनको वापस सपोर्ट कर रहा है, मगर मुझे लग रहा है कि यमन आपस में लड़ने के लिए यमनी आपस में लड़ने के लिए इतना तैयार नहीं, मगर भी देखता होगा कि सऊदी वहां क्या करता है। तो पॉइंट इज के जो दूसरा जो खोया है अमेरिका ने इस जंग के दौरान वो है कि उनके जो बेसिस का मैंने बताया उसके साथ मरे बहुत है। एक्चुअली ईरान की तरफ से जो बयान आए, खास करके जो आखिरी में जो हुए 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मरे, उनका बोलना है। ये कुछ 15-18 का तो आंकड़ा है ही नहीं। ओके, और जो 600 का आंकड़ा ऑफिशियली पेंटागन का आ रहा है कि इतने सब इंजर्ड है, जब 600 का आंकड़ा आ रहा है तो आप सोचो कि कितने हजारों इंजर्ड है इन बेसिस के हमले में। उसके साथ जो बड़ा प्रॉब्लम है कि आज अमेरिका में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपया इंडिया का हो चुका है। ओके, $4 पर गैलन को आप कन्वर्ट करो तो 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल, ये उनके लिए बहुत महंगा, इनके लिए पेट्रोल एक्चुअली बहुत सस्ता होता है। और उसके साथ ऑयल के स्टॉक्स भी लो है, उनके जो तेल के भंडार जो वो रखते हैं वो भी लो है। अभी वापस तेल $100 पर बैरल चला गया है, जब जंग चालू थी वापस अभी थोड़ा कम हो गया है। और उसके साथ जो ट्रंप ने बहुत बड़ी बात की थी, गाजा पीस प्लान, ट्रंप पीस बोर्ड, वो पूरा फेल। कहाँ है भाई तुम्हारा ट्रंप पीस बोर्ड, कहाँ है गाजा पीस प्लान? ओके, और उसमें 1000 तो अभी भी फिलिस्तीनी मर चुके हैं वो सो कॉल्ड सीजफायर के बाद गाजा में, इसलिए भी वो। मगर इसमें और एक बात देखिए इसमें कि अभी जो ट्रंप जो नेतन्याहू आ रहा है, 8वीं बार मिलने आ रहा है, वो बीच में कोशिश करा नेतन्याहू कि आके मिलो, मगर ट्रंप ने भी मना कर दिया कि आके मत मिल, आना है तो कुछ सोल्यूशन लेकर आ, कुछ सोल्यूशन लेकर आ, तब मैं कुछ बुलाता हूं। तो लिंडसे ग्रैहम के बहाने, जो उनका सेनेटर था वो गुजर गया है, उसके बहाने अभी जो आ रहा है, और अभी ये बात होगी क्योंकि एक छोटा मतलब जो गाजा का जो मैटर है उसमें अभी नेतन्याहू अग्रीइंग कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस की बात हुई थी कि अलग अलग देश के आर्मी उतरेगी गाजा में, जो एक बफर बनेगी गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच में और इजराइल के बीच में, वो प्लान जो रिपोर्ट अल-मयादीन में मैंने देखी है वो प्लान लेकर आ रहा है। और अगर नेतन्याहू सोचेगा कि ईरान के खिलाफ कुछ और बड़ी जंग का प्लान, तो भाई अभी पिट जाओगे। रिपब्लिकन पार्टी में भी इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। उसके साथ जो फेल्ड लेबनान पॉलिसी है वो भी दिख रहा है, तो ऑल राउंड फेलियर है ये पूरे मामले को लेकर। जी, ये आपने नाकामियां गिनवाई। अमेरिका हॉर्मुज चला गया, 200 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके, फौजी अड्डे तबाह हो चुके इस पूरे इलाके के काफी हद तक, और गाजा पीस प्लान कोई चीज काम नहीं कर रही। और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू आपस में मिलके, मेरे ख्याल से एक खबर आ रही थी कि कैमरे का सामना नहीं होगा व्हाइट हाउस में मुलाकात में, और वो बंद कमरे में मुलाकात होगी। शायद बंद कमरे में लोग आपस में मिल करके रोएंगे, क्या करेंगे नहीं समझ में आता कि हर जगह नाकामी मिल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे समझने की जरूरत है। अभी जिस वक्त हमारी आपकी बात हो रही है, कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो ठीक से कंफर्म नहीं हो पा रही, और कुछ फिशी, समथिंग फिशी जिसे कहते हैं, कुछ गड़बड़ है, कहीं साजिश है। इराक की तरफ से बताया गया कि सऊदी अरब पर हमला हुआ है, आरामको का ऑपरेशन बंद हुआ है। उधर यमन पर भी कहा गया कि उन्होंने हमले किए हैं।
क्या कुछ है ये सऊदी अरब के अंदर, क्या क्या हो रहा है? सऊदी अरब जो है वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इराकी मिलिशिया ने इनकार किया है कि हमारा कोई हमला नहीं है। इस वाले थिएटर में क्या कुछ चल रहा है? यमन, सऊदी अरब, इराक, इस ट्रायंगल को कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, पहली तो बात क्लियर कट है कि जो खत्म लग्बिया है इराक का जो मिलिशिया है, उन्होंने तो डिनाई, ये झूठी बात है, हमने कोई अटैक किया नहीं है सऊदी पे। तो सऊदी चिल्ला क्यों रहा है? सऊदी शायद चिल्ला इसलिए रहा है इराक का हजदल शाबी, ना के खातमुल अंबिया। ईरान का खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है वो फौज और आईआरजीसी का कंबाइंड हेडक्वार्टर है जो जंग लड़ रहा है। हजदल शाबी। जी जी जी। हाँ, तो इराक का हजदल शाबी ने तो डिनाई किया कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, मगर इसके पीछे सऊदी की क्या रणनीति हो सकती है कि शायद सऊदी चाहता है कि ये जंग में, खास करके यमन वाली जंग में, डायरेक्टली अमेरिका उसके साथ उतरे यमन पे हमला करने के लिए, और उसके साथ अमेरिका का जो प्रेजेंस है इराक में, उसका भी इस्तेमाल हो हजदल शाबी के खिलाफ। वो एक कारण हो सकता है। बेसिकली अमेरिका बहुत वीक है इराक में, उसका ज्यादा कुछ बेसिस 1000-2000 सेना बची है, मगर वो कुछ प्लानिंग ये लोग की आपस में हो सकती है इराक में। जहां तक यमन की बात है, बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम लोग तो जानते ही है कि 2014 से जब से में अंसारुल्लाह आए और चलते चलते उन्होंने बिना एक बुलेट फायर के लिए एक्चुअली सना को टेक ओवर कर लिया, और आज मेजॉरिटी वहाँ की जनता और मेजॉरिटी लैंड मास आज अंसारुल्लाह के साथ है, जिसमें हर मजहब के लोग हैं, हर फिरके के लोग हैं। ओके, तो ये जेन्युइन सरकार तो वही है जो जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बोलते, वो तो रियाद में बैठे, उनका कुछ ज्यादा वजूद नहीं, बहुत ही करप्ट भी थे। करप्शन से परेशान होकर एक्चुअली लोगों ने उनको हटा दिया था। तो पॉइंट है कि 2014 से अभी तक जो सैंक्शंस है वो लंबी जंग भी चली। 35 इस्लामिक मुल्कों को, मुस्लिम कंट्रीज को सऊदी ने जमा किया, पाकिस्तान को इन्वाइट किया था। पाकिस्तान वो टाइम पे एक इस्लामिक नेटो बनाया, यमन पे हमला किया, भयंकर हमला किया। उनको लगा कि 6 महीने के अंदर हम लोग सना की सरकार को खत्म कर देंगे। तब तक कोई खास सना और तेहरान के बीच में, ईरान के बीच में कोई संबंध भी नहीं था। वो संबंध तो बाद में बना। ये जो बोलते हैं ना कि ईरान सब जगह अपनी प्रॉक्सीज बनाता है, ये तो मैं शब्द का भी विरोध करता हूँ। ये सब एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है। ये जितने मूवमेंट्स है, सब लिबरेशन के मूवमेंट्स है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हजदल शाबी हो इराक में, या हजदल शाबी मूवर कर रहा है आईसिस के खिलाफ। जब ओबामा ने और सऊदी ने जो आईसिस और अलकायदा को पैदा किया इराक में, तब जाके हजदल शाबी जैसे मिलिशियाज जागे जिन्होंने इराक की हिफाजत की है। ओके, तो उसके बाद ये जो यमन में जो अंसारुल्लाह की जो आर्मी बनती गई, उन्होंने ये पूरे अमेरिका और सऊदी और ये ब्रिटेन, फ्रांस, सब लोगों ने बड़े पैमाने पे हमले किए, और ये सबको रेजिस्ट करके यमन आज खड़ा है। और आई थिंक 2000 मतलब जो सीरिया गया एक्सेस रेजिस्ट में से, मगर यमन आज एक सरकार करके एक्सेस के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। चीन और रूस भी आज उसी की देने 2015 में जो कॉम्बिनेशंस बदलते गए, जो मैंने पहले भी बोला है। तो द पॉइंट इज के यहाँ भी सऊदी संकट में है। वो यमन के सामने, अंसारुल्लाह के सामने टिक नहीं पाएगा। जिजान में और यानबू का जो इलाका है, जो अब करके जो पोर्ट है हॉर्मुज पे, वहां से पूरी पाइपलाइन बिछाई है जो यानबू पे निकलती है। यानबू जो रेड सी पे भी निकलती है। तो उनका है कि क्योंकि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यानबू से निकलेंगे और हमारी शिप्स वहां से जाएगी। 70% ऑफ सऊदी का जो तेल है यानबू से होकर रेड सी से निकलता है। तो वो भी आज इन्होंने आज अंसारुल्लाह ने इनको जाम कर रख दिया है सऊदी, और सऊदी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी सुधरने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं, फिर क्योंकि कई चीजें आपसे मालूम करनी है। देखिए, ये बिखराव नजर आ रहा है, पछतावा नजर आ रहा है। इजराइल और अमेरिका के लीडर्स मिल रहे हैं व्हाइट हाउस में। इधर जैसा कहते हैं मैदान जंग में जगह जगह उनको नाकामियां मिल रही हैं। हम दूसरी तरफ जब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं, जिसको ईरान लीड करता है, अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर, 4-5 दिन के अंदर कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि ईरान की आईआरजीसी, वहां की सरकार अब अरब अवाम को, अरब पब्लिक को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने जॉर्डन में
वहां की फौज, वहां की आवाम का थैंक यू बोला कि आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, हमने ठीक से अमरीकी अड्डों को मारा है। उधर कुवैत में भी इस किस्म की अपील थी कि आप अपने मुल्क को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, अमेरिका की मौजूदगी के अगेंस्ट खड़े हों। वहां रेजिस्टेंस की कुछ खबरें आई बीच में कुवैत से। आपको अब क्या लगता है, इन अरब मुल्कों की अवाम का कोई रिस्पांस और ज्यादा बेहतर आने की उम्मीद है? किस मरहले में है अरब अवाम, अरब सरकारें और ये अमेरिका और ईरान का जो ये टकराव है, इस बीच में अरब अवाम क्या रोल प्ले करने वाली है? हालात क्या लगते हैं वहां के? दो फैक्टर इसमें, एक तो अरब अवाम है और दूसरी अरब मिलिट्रियां है, खास करके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो मिलिट्रीज है। मेरा लगता है कि कभी ना कभी तो बगावत होगी। और ये जो राजे महाराजे है, जो डिक्टेटर है, ये कोई भी सब अथॉरिटेरियन डिक्टेटर है। अपना सोशल मीडिया में फिलिस्तीन के बारे में कुछ लिख सकते हो, ना सड़क पे उतर सकते हो, ना झंडा दिखा सकते हो। तो ये तो उनके हालात है, जो ही बोलो। और ये सबको मॉडरेट बोला जाता है। मॉडरेट मतलब पूरा अमेरिका, पूरा इजराइल, उसको मॉडरेट बोला जाता है। एक्चुअली वो परिस्थिति तो मैं मानता हूँ कि आज अरब मुल्कों के लिए, और ये कब टॉपल होगा? बहरीन, कुवैत तो बहुत ही सॉफ्ट है। कुवैत में तो लोग सड़क पर भी आ रहे हैं, बहरीन में भी उतरे, मगर उनको जेलों में डाला गया है। मगर चीजें बहुत तेजी से बदल सकती है। मैं कुछ इसमें देखिए, मेरा बोलना है कि जो 150 दिन हो रहे हैं और अमेरिका में जो क्राइसिस आ रहा है, उस पर जरा और भी फोकस करना होगा। हाँ, बताइए। जो पोल्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोल्स आए हैं, कि जो एक वॉशिंगटन पोस्ट और इप्सोस का पोल है, खाली 29% लोग आज ये जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्राइसिस पॉइंट है ट्रम्प के लिए। ओके, दूसरा उनका बोलना है कि 31 लोग बोल रहे, उनके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, जिसका मतलब है कि लगभग 70% के पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि जंग की हो रही है। ओके, खाली 40% बोल रहे कि जंग की एडवांटेज हमारे साथ है, मतलब 60% बोल रहे कि हमारे साथ एडवांटेज नहीं है। ओके, और 76% बोल रहे द वॉर विथ ईरान हैड बीन हार्डर देन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड। 76% ये बोल रहे कि जो ट्रम्प ने सोचा था कि आसानी से ये जंग जीतेंगे या जंग हो जाएगी, वो ट्रम्प पूरा उसमें मतलब फ्लॉप रहा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो डेमोक्रेटिक पार्टी का तुमको पता है कि बड़े पैमाने पे वो लोग एंटी इजराइल हो रहे, जंग के खिलाफ भी है। रिपब्लिकन पार्टी में क्या हो रहा है वो तो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, रिपब्लिकन पार्टी में पहले जो जैसे ट्रम्प ने किया, और इजराइल लॉबी का तो रोल था ही, तो बिना सवाल किए उन्होंने ये जंग को सपोर्ट कर लिया। ओके, और उन्होंने पब्लिकली भी कोई सवाल नहीं खड़े किए। मगर अभी ये लास्ट मंडे को लॉरा इंग्रिम जो है, द क्लॉक इज टिकिंग फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। अभी घंटी बज रही है, क्लॉक इज टिकिंग। ओके, टिक टॉक चल रहा है। बिफोर वोटर्स हेड टू द पोल्स, it's making a lot of Republicans nervous. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November. Okay, मतलब अभी तो क्राइसिस आ चुकी है कि अगर ऐसे ही चला तो रिपब्लिकन्स के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि आने वाले चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं। एक है ईरान वॉर, दूसरा है इजराइल लॉबी और इजराइल का नरसंहार जो उसने गाजा और फिलिस्तीन में कर रहा है, अभी भी चालू है, और तीसरा ट्रम्प का इन्फ्लेशन का एजेंडा, जिसमें जनता त्रस्त है, क्योंकि ये सबको नकारते हुए ट्रम्प सत्ता में आए थे और आज सब वो कर रहे हैं जो उससे ना बोला था। ठीक है, तो ये फॉक्स न्यूज खुद बोल रहा है, जो माइक जॉनसन ने जो ट्रम्प के एलाई है, वी गॉट टू रैप इट अप नाउ, अभी इसको खत्म करो, जल्दी इसको लपेट लो। ओके, और जो खाली 18 सोल्जर्स की बात हो रही कि हमारे 18 मरे, जैसे मैंने कहा कि पेंटागन ने तो 600 की इंजरी की बात की, और इंजरी कोई ऐसा होता है कि ब्लेड से कटा और थोड़ा खून निकला नहीं, हाल खराब हो जाते हैं। तो ईरान का तो बोलना है कि हजारों तादाद में है, और 200 की तो मौत की अभी वो रिपोर्ट कर रहा है। ओके, और इंडिपेंडेंट वोटर्स में भी ये, मतलब एक तो होता है डेमोक्रेटिक वोटर, रिपब्लिकन वोटर, और तीसरा इंडिपेंडेंट, किसी के पक्ष में साथ नहीं होता, वो भी ईरान के वॉर के तेजी से खिलाफ हो रहा है। अभी ट्रम्प करे तो करे क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ दिखावे के लिए खर्ग आइलैंड पे और कुछ बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे और निकल जाए, वो सब कुछ, उसके बाद एक्चुअली रास्ता ही नहीं है अभी क्या करे, क्योंकि वो सब रिपीट हो रहा है। ओके, और अगर ट्रम्प ने बड़े पैमाने पे खात्मा करने की कोशिश की, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट, ब्रिजेस,
तो ईरान ने बोला है कि तुम्हारे जो एलाइज है, तुम्हारे जो वैसल्स है, जो टट्टू बैठे हैं गल्फ में, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो सब अरब देशों ने रोक के रखा, भाई ये तो तुम ईरान के साथ करने और हम बर्बाद हो जाएंगे। और मारंडी बोले कि हम लोग इतना बर्बाद करेंगे कि वो पूरा इलाका रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी और एसी का बता दो आप कैसे रहते, बिना डिसैलिनेशन प्लांट पानी का जो तुम्हारा 50 to 80% वैसे पानी आता है, आप कैसे जियोगे? ओके, उसके साथ आई थिंक जो और दो बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, एक तो है सेनेटर रैंड पॉल का, जो बहुत ही रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है, बहुत ही समझदार है। द ईरान वॉर हैज नॉट बीन अ सक्सेस, ये हमारे लिए कोई सक्सेस रहा नहीं है। आई हैव बीन अपोज्ड टू द ईरान वॉर सिंस द बिगिनिंग, डे 1 से मैंने इसका विरोध किया है। आई थिंक बाय एनी ऑब्जेक्टिव मैटर वी आर वर्स ऑफ, पहले से बुरे हालत है देन वी वर बिफोर द वॉर। ये हालत है अमेरिका के अंदर। और जो नैन्सी पेलोसी के बारे में आप जानते होंगे कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की इंपॉर्टेंट लीडर है, खास करके इजराइल लॉबी की भी इंपॉर्टेंट है, एपेक से बहुत पैसे लिए, मगर इस बार नैन्सी पेलोसी क्या बोल रही है? नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर रह चुकी है, सीनियर लीडर डेमोक्रेटिक पार्टी की रह चुकी है, जिसने इराक वॉर को नहीं सपोर्ट किया था 2002 में, बाद में 2007 में बुश के वॉर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठा करने के लिए उसने रोल प्ले किया था। मगर अभी वो क्या बोल रही है? पेलोसी बोल रही है इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस कांग्रेस, ये वॉर को कोई यूएस कांग्रेस का परमिशन मिला है। वी डोंट सी अ प्लान, अ पर्पस, कोई प्लान नहीं है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिट स्ट्रेटेजी भी नहीं है। दैट्स द स्लॉपीस्ट अप्रोच टू आवर नेशनल सिक्योरिटी आई एवर सीन। मतलब हमारे पास कोई प्लान ऑब्जेक्टिव, अंदर तो गए, निकले कैसे, कब निकले, ये हालत है आज अमेरिका की ये वॉर में, जो ईरान ने 150 दिन में आज अमेरिका का कर दिया। ईरान को भी नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारी बॉम्बिंग हो रही है, मगर ईरान की जनता, ईरान के, क्योंकि बिना ये लंबी जंग लड़े ये गल्फ कंट्रीज में से निकलेंगे नहीं और ये इलाका आजाद होगा नहीं, और फिलिस्तीन नहीं आजाद होगा। आज ईरान पूरी दुनिया के लिए, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है और इतना नुकसान भी झेल रहा है, मगर वो देश के जो लोग हैं वो आज खड़े पूरी दुनिया के। जी, ये एक क्लैरिटी है। देखिए, आपने बताया कि अमेरिका में पूरी तरह से जंग के खिलाफ हैं लोग बड़ी तादाद में, और साफ साफ कह रहे हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, जैसे हम पहले दिन थे जंग से शुरू होने से पहले, उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत में है। दूसरी तरफ से ईरान के अगर नजरिए से असेसमेंट देखा जाए तो इजराइल कमजोर है, अमेरिका इस इलाके से काफी हद तक निकल चुका है, उसकी फौजें, उसके फौजी अड्डे, हॉर्मुज उसके हाथ में है, और ईरान का मकसद बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका गेट आउट और इजराइल की तबाही, वो उसके यहाँ बिल्कुल क्लियर है, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत मजबूती से लड़ रही है। एक मैं देख रहा था एक वीडियो किसी अमेरिकन एक्सपर्ट की, वो ये कह रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि ईरान से रूस ने भी कुछ सीख लिया है। रूस ने क्या सीखा है? अब वो जो काम बाबल मंदब में हो रहा है, जो काम हुर्मुज में हो रहा है, अब ब्लैक सी में रूस कुछ करने जा रहा है, वहां भी बहुत कुछ होने वाला है, वहां भी रास्ते बंद हो सकते हैं दुनिया के लिए। तो ईरान के यहाँ तो पूरी क्लैरिटी है। अब थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम रह गया, अगर थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने से पहले जरा ओवरऑल आप एक असेसमेंट दें तो मैं समझता हूं लोगों को और क्लैरिटी बनेगी, कहाँ खड़ी है दुनिया, क्या होगा, क्या हो सकता है। इसमें खाली एक ही बात इंपॉर्टेंट बता दो कि करीम खान जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया नेतन्याहू के खिलाफ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और बहुत उन्होंने झेला भी, ठीक है, मगर आज आज उन पे मतलब निकाला गया उनको, अरेस्ट वारंट जो उन्होंने जारी किया था उसके कारण ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्या कि उसका एक छोटा टाइमलाइन है कि 20 मई को उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया था अरेस्ट वारंट का, मगर वो करने वाले थे पहले 2 मई को, 2 मई 2024 को अरेस्ट वारंट फाइल होने वाला था, मगर उसी दिन एक उसकी जो फीमेल कलीग है उसने सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एलिगेशन डाल दिया, ठीक है, और उसके बावजूद फिर करीम खान 20 मई को उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया, ओके, नहीं अप्लाई किया, और 21 नवंबर 2024 को ये ऑफिशियली अरेस्ट वारंट नेतन्याहू को सर्व हुआ, ठीक है। और ये पूरा मुद्दा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जहाँ ये पूरा केस गया, जजेस के सामने गया, और उसको क्लीन चिट मिली, ओके,
यहाँ तक कि करीम खान के फैमिली को धमकियां मिली। करीम खान को डेविड कैमरून जो फॉरेन मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उसने उसको धमकी दी। ठीक है, उसको उसके बैंक अकाउंट सील हो गए। उसके बाद ये आदमी टिका रहा, और अभी ये क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी फिर ये पहली बार हुआ कि ये वोट में गया जजेस के, और वह वोट में वो हारे। ठीक है, मगर ये अरेस्ट वारंट जारी है, आज भी बरकरार है, और करीम खान को भी सल्यूट देना होगा, क्योंकि ये लोग का तो क्लियर है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही खत्म करो, डिफंड करो, पैसा निकाल दो। क्या क्यों चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? ये तो बनाता है अफ्रीका और एशिया के लीडर्स के खिलाफ, ये हमारे लिए थोड़ी बनाता है। पुतिन के लिए बना है, कई अफ्रीकी मुल्कों के लिए बना है, हमारे लिए थोड़ी बना है। तो करीम खान को आज सैल्यूट, वो मतलब बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया की पॉलिटिक्स साउथ अफ्रीका और इन जैसे देशों ने बदला है। बेशक करीम खान ने बड़ा काम किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जिन्होंने नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने में बड़ा रोल अदा किया, और अब उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा करके वो क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्हें दोबारा फंसाया गया और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया। लेकिन उस आदमी ने अपना काम पूरा किया, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। अभी आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा इलाका जो देखने वाले हैं, जो खबरें सुनने वाले हैं, वो बार बार सवाल करते हैं ये आखिर कब तक चलेगा, नतीजा क्या होगा, क्या लगता है अभी, और आगे अगले 1-2 हफ्ते में क्या कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि इजराइल चाहता है लंबी चले। ट्रम्प की बस की भी बात नहीं। ट्रम्प मिड टर्म में हारेगा तो फिर क्या चीजें बदलेगी, नेतन्याहू हारेगा अक्टूबर में तो क्या चीजें बदलेगी, वो देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने क्रूशियल है, मगर नेतन्याहू वापस इसको मिलने गया, ये लोग दोनों क्या पकाएंगे कि अमेरिका के अंदर फॉल्स फ्लैग हो जाए, ट्रम्प पे हत्या की कोशिश हो, क्या क्या होता है सितंबर में, ये देखना है। ठीक है, क्योंकि नेतन्याहू तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, इजराइल का एग्जिस्टेंस का सवाल अलग, नेतन्याहू का खुद का एग्जिस्टेंस का सवाल है कि अगर वो इलेक्शन हारा तो वो तो जेल में जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने पूरी वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पे कर दिया। दूसरा है कि तो अक्टूबर और नवंबर के जो 2 इलेक्शन है, 27 अक्टूबर और 4 नवंबर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया वहां नजरें हमारी लगी होगी। मगर उसके पहले नेतन्याहू क्या प्लान करता है, फॉल्स फ्लैग टेरर इन अमेरिका या फॉल्स फ्लैग अटैक ऑन ट्रम्प, कुछ भी हो सकता है ताकि ट्रम्प को सिंपैथी वोट मिले। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में तो अभी पूरी पॉलिटिकल जो लाइन चल रही है वो ट्रम्प के और नेतन्याहू के विरोध में चल रही है। और उसके साथ ईरान देश के बाद और ताकतवर हुआ है, वो खुद अमेरिकन मीडिया बोल रही है। ओके, और यमन जोरों से सऊदी को सबक सिखा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वेस्ट बैंक में नियत के फिलिस्तीनियों पे ये पागल जो वहां के कट्टर यहूदी मिलिशियाज है, वो लगातार वेस्ट बैंक में हमला कर रही है। मगर आज गाजा में इंटरनेशनल पीस कीपिंग ट्रूप्स आए, अभी नेतन्याहू बोल रहे हैं तो गाजा की वो जीत है। ठीक है, और हमास ने जिस प्रकार से चीजों को निगोशिएट किया है, विदाउट हमास गिविंग अप इट्स वेपन्स, हमास कोई अपनी हत्या नहीं दे रहा है, फिर भी इजराइल वहां पीछे हटा है। ठीक है, हिजबुल्लाह वहां हत्या नहीं दे रहा है, और लेबनान में आज भी खड़ा है, और लेबनान में आके थोड़ा बैठे इजराइल, मगर वो कोई आपत्ति की बात नहीं है। हिजबुल्लाह ने उनको पहले भी निकाला था, वो वापस निकालेगा कोई। तो ओवरऑल सिचुएशन ईरान और एक्सिस के फेवर में है, अमेरिका क्राइसिस में है, नेतन्याहू तो और भी क्राइसिस में, और इजराइल बहुत बदनाम हो रहा है अमेरिका में, बहुत ही बदनाम है अमेरिका में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नतीजा बहुत ही अहम है कि ईरान हर सतह पर मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। बेशक जंग में नुकसानात होते हैं, लीडर्स शहीद हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया की सियासत के बदलने की वजह बन रहा है ईरान, जिस तरह से याह्या सिनवर ने 7 अक्टूबर शुरू किया और उसके नतीजे में ये पूरी दुनिया बदलती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिसे हम लोग देख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं हम इस वक्त की। आने वाली नस्लें इसको याद करेंगी, समझेंगी कि कोई एक सुपर पावर होता था और वो तबाह हो गया और सब मुल्क आजादी से जीने की तरफ, रास्ते की तरफ बढ़े। ने बोल दिया कोई अमेरिका कोई सुपर पावर है ही नहीं, वो उन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल 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 बोल ही दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईरान वो सीधा वो तो शुरू से यही कहते थे कि हम तो सिर्फ अल्लाह को सुपर पावर मानते हैं, कोई अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। उधर अभी बिल्कुल चलते चलते मैं जिक्र कर दूं कि इराक में इस तरफ
करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं इमाम हुसैन के चेलुम के मौके पर। अभी 2-3 हफ्ते पहले आयतुल्लाह खामेनाई के जनाजे में 4 करोड़ 30 लाख इकट्ठे हुए थे, और यहाँ भी 2 से 3 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, और हर जगह से आवाजें आ रही हैं अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तो इस पूरे इलाके में इनकलाब की तैयारियां हैं, बहुत बड़ी तैयारियां हैं। आने वाले वक्त में जो नतीजे होंगे हम आपको बताने रहने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।